अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 17th ऑफ द फरवरी। कल की क्लास की कंटिन्यूशन की ये क्लास है। कल की क्लास तक में हम पीछे जो चीज़ें कर चुके थे, अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। इसमें हम बात करते हैं डेटाबेस टर्मिनोलॉजी की, कि डेटाबेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो क्या है। एंटिटी का अगर लफ्ज इस्तेमाल हो तो एंटिटी का मतलब ये होता है कि एंटिटी इज अ नाउन। एंटिटी कोई भी नाम हो सकता है, सही है, या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसपे डाटा स्टोर्ड हुआ हो। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, यानी जिसके लिए डेटाबेस या टेबल बनाया जाए वो एक एंटिटी है। टेबल की बात करते हैं तो टेबल बेसिकली हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स का मजमुआ होता है। जब हम रॉज एंड कॉलम्स बहुत सारी बना देते हैं तो उसको हम टेबल कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी के बारे में जो डाटा कलेक्शन है। जैसे स्टूडेंट के बारे में है, तो अब स्टूडेंट के बारे में क्या हो सकता है? स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है। और फिर यहाँ डाटा डाटा जो है हम डाल सकते हैं। लेट सपोज नाम में अहमद, फादर में अली, एज में 25, नाम में बासित, और फादर नेम में दानिश, और एज में 28। तो इस पूरे हिस्से को हम एक टेबल कहेंगे। और उस टेबल में अहमद और बासित रिकॉर्ड होंगे, और नेम, फादर नेम और एज फील्ड्स कहलाती हैं। फील्ड्स एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। फील्ड्स आर द एट्रीब्यूट। अ सिंगल कॉलम इन अ टेबल स्टोरिंग वन पीस ऑफ डाटा। जैसे वो एज आपकी स्टोर कर रहा है, वो एक फील्ड है। और रिकॉर्ड के बारे में कहता है सिंगल रॉ इन अ टेबल रिप्रेजेंटिंग वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। इंस्टेंट ऑफ एंटिटी का मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है एक रॉ के ऊपर होगा, वो हमारे पास टपल भी कहलाता है। यहाँ तक की बातें आप लोग समझ रहे हो? फिर एक चीज आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की हर टेबल में, जितने भी टेबल आप देखोगे, एक टेबल इस तरह से दिखता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक टेबल है। और यहाँ इसका मेन टेबल एक ये भी बना हुआ था, ये एक टेबल है। तो आपके हर टेबल में जो भी टेबल आप देखते हो, ये पूरा एक टेबल कहलाता है। कहीं भी कभी भी चले जाओ और आप टेबल देखोगे तो उसमें यकीनन एक फील्ड हमेशा एक ऐसी होगी जो हमेशा यूनिक होगी। UNIQUE, यूनिक, QUE। यूनिक का मतलब होगा कि जैसे अगर आप पर्सनल ट्यूटर की कॉलम में देखो, तो इसमें रॉजर हिंट्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट नेम, किसी का फर्स्ट नेम भी रिपीट हो सकता है, एक जैसा नाम हो सकता है। और किसी का लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है। फॉर्म रूम भी यहाँ देखो रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे टेबल के अंदर सिर्फ वाहिद एक आईडी की एक ऐसी फील्ड है जो रिपीट नहीं हो रही। इस चीज को हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तो प्राइमरी की हमेशा वो होती है जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होती है। जैसे आपका CNIC नंबर, आपका GR नंबर, यहाँ लिख देता हूं मैं CNIC नंबर, GR नंबर, मोबाइल फोन। मोबाइल नंबर जो है ये वो यूनिक है, मेरा नंबर मेरा ही है और किसी के पास है ही नहीं ये नंबर। ठीक है, तो ये प्राइमरी है। अच्छा, फिर एक चीज होती है कैंडिडेट की। इसके बारे में जरा डिटेल में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो इसमें ये कहते हैं कि एक ऐसी फील्ड जो कि प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है, दैट कुड बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, जो इस्तेमाल की जा सकती है। तो जैसे मिला के, सही है, मिला के जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ। बट डेट ऑफ बर्थ में ये चांसेस भी है कि डेट ऑफ बर्थ जो है एक से ज्यादा लोगों की सिमिलर हो, ठीक है। तो कैंडिडेट की एक ऐसी की होती है जो प्राइमरी की हो सकती है लेकिन वो प्राइमरी की होती नहीं है। इस चीज को हम कहते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी की। तो कहता है कि सेकेंडरी की, कहता है अ फील्ड यूज फॉर सर्चिंग और स्टोरिंग बट नॉट नेसेसरी यूनिक। तो एक और ऐसी की भी आ सकती है जो सर्चिंग के लिए डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को इस्तेमाल हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है यूनिक हो। ऑन दी अदर साइड एक की कहलाती है फॉरेन की। फॉरेन की हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होगी जब हमारे पास प्राइमरी की हो। यानी कि अगर हमारे पास दो टेबल्स को लिंक करना हो, आपने ये देखा था पिछली एग्जाम्पल में, ये एक ही टेबल था पूरा। इस एक टेबल में पर्सनल ट्यूटर और फॉर्म रूम रिपीट होने की वजह से हमने इस हिस्से को इस टेबल से अलग किया था। तो जब हमने अलग किया तो हमने देखो यहाँ अलग कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर वाले टेबल के दो टुकड़े हो गए। तो उसमें से ट्यूटर नेम और फॉर्म नेम को हमने, फॉर्म रूम हटाना था, अलग करना था, हमने अलग किया। बट हमें इस टेबल को इस टेबल से जुदा नहीं करना, हमें उससे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कि वो पहले टेबल में प्राइमरी होती है, और वही चीज जब दूसरे टेबल के अंदर इस्तेमाल होती है तो वो फॉरेन की कहलाती है। तो आप ट्यूटर आईडी यहाँ देख रहे हो, तो मेन टेबल के हिसाब से ये प्राइमरी की है।
लेकिन सेकंड टेबल के हिसाब से ये फॉरेन की कहलाती है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब जैसे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं तो मैं ये पाकिस्तान का नेशनल हुआ। अब जियान जो है वो पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, वो फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब्दुल्ला बताता हूँ बेटा, इसके बारे में भी बताता हूँ। उन्होंने क्या टाइमिंग बताई है तुम्हें ये बताओ। ये वाली चीज हो गई। उसके अलावा रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टेबल्स। रिलेशनशिप किसके दरमियान होता है? बिटवीन टेबल्स। और वो रिलेशनशिप जो होता है, वो होता है आपके पास डिफरेंट तरीके से। वन टू वन भी होता है, वन टू मैनी भी होता है। ठीक है, इस तरह से आपके टेबल्स के दरमियान रिलेशन होते हैं, देखो लिखा हुआ भी है। और फिर मैनी टू मैनी होता है, बट मैनी टू मैनी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो वो इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ देख सकते हो वन टू वन का रिलेशनशिप क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कि वन रिकॉर्ड इन द टेबल रिलेट्स टू वन रिकॉर्ड इन एन अदर टेबल। कि अगर आपके पास एक टेबल का एक रिकॉर्ड है, वही रिकॉर्ड अगर किसी दूसरे टेबल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके पास जो रिलेशन होगा दोनों टेबल्स का वो वन टू वन होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह अगर आप वन टू मैनी की बात करोगे, तो उसमें ये कहता है कि अगर एक रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल रिलेट्स टू मैनी रिकॉर्ड्स इन एन अदर टेबल। तो अगर एक रिकॉर्ड बाकी टेबल्स के अंदर, कई टेबल्स में, एक में नहीं। देखो फर्क ये है कि जो पहले आपसे बात कर रहा है वन टू वन, ये तो वो है कि एक रिकॉर्ड एक टेबल में। लेकिन जो वन टू मैनी है उसके अंदर एक रिकॉर्ड कई टेबल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो वन टू मैनी कहलाता है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। और फिर मैनी टू मैनी का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड्स इन वन टेबल रिलेट टू मैनी रिकॉर्ड्स इन एन अदर। तो किसी एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर वो बहुत सारे दूसरे टेबल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मैनी टू मैनी कहलाता है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंटेशन मुझे करके दिखानी होगी, तो मैं जरा उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता हूँ। ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाए, क्योंकि इसी के ऊपर सवाल आता है। आपका जितना भी पास पेपर का क्वेश्चन होता है, वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन ये होती है कि आप डेटाबेस जब डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर किसी की तरह की डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है। तो कहता है नॉर्मलाइज डिजाइन जो होता है किसी भी डेटाबेस का, एक ऐसा डिजाइन होता है जो डाटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करे, किसी किस्म की अननेसेसरी डुप्लीकेशन उसको खत्म करे, इंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी, डाटा मुकम्मल होना चाहिए इस बात को इंश्योर करें। और उसके बाद इस बात को इंश्योर करें कि अगर आप एक तरफ अपडेट करते हो, तो इसका इम्पैक्ट आपके पास दूसरी जगहों पर भी नजर आए। तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन जो है वो तीन तरीके से होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसी का सवाल आता है। इसका हम सवाल जो है आ, करते हैं कि हमें डेटाबेस को फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो कहता है यू मे बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस, आपके पास जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि आपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना है। तो रिटर्न डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। आपको एक टेबल दिया जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा, आपको उसको नॉर्मलाइज करना होगा। ठीक है। अ सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लैट डाटा टेबल्स। और या तो फिर आपको एक फ्लैट टेबल डेटाबेस दी जाएगी, तो आपको उसको क्या करना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना होगा। तो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कराओगे रिपीटिंग ग्रुप्स। जैसे अभी पिछली एग्जाम्पल के अंदर जो चीजें रिपीट हो रही थी, हम उन रिपीटिंग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कराएंगे। फिर उसको हम सेपरेट टेबल्स के अंदर अलग अलग करेंगे। फिर उनको हम, क्योंकि जब टेबल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो हर टेबल को अपनी प्राइमरी की या फॉरेन की असाइन करेंगे। ठीक है। फिर ये भी बताएंगे कि जो डेटाबेस है वो फर्स्ट नॉर्मल या थर्ड नॉर्मल या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और उसके बाद उनके जो रिलेशनशिप्स होंगे टेबल के, वो भी डिफाइन करेंगे, जो कि वन टू मैनी और मैनी टू मैनी के ऊपर होंगे। मैनी टू मैनी तो नहीं होंगे, वन टू वन और वन टू मैनी, यही रिलेशन आपके पास ज्यादा नजर आएंगे। क्या ये बात यहां तक समझ में आ रही है तुम लोगों को? चैट देख लेता हूँ मैं, अगर कोई सवाल है, नहीं तो फिर मैं सवाल कराना शुरू करता हूँ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, आपको एक डेटाबेस का टेबल दिया जाएगा, ये पूरा टेबल नजर आ रहा है, दिस इज द टेबल। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इस चीज को हम कहते हैं जिसमें एक रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट की जाती है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब
मल्टीपल टेबल्स, एक से ज्यादा टेबल्स। और वो मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस टेबल, इसका मकसद ये है नॉर्मलाइजेशन का, कि एक ऐसी डेटाबेस बनाई जाए जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना हो। ठीक है। कह रहा है ना कि दैट इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब मुकम्मल हो। इन विच डाटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को खत्म किया जाए। ठीक है। टेबल्स दैट आर नॉट नॉर्मलाइज विल बी लार्जर। वो टेबल्स जो नॉर्मलाइज नहीं होते ना, वो बड़े टेबल्स होते हैं। जैसे तुम्हें खुद यहाँ नजर आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा टेबल है और ये नॉर्मलाइज भी नहीं है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यार ये नॉर्मलाइज नहीं है? उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखने होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक स्कूल की डेटाबेस है। उस स्कूल की डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट का आईडी, पहला नाम, दूसरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास आईडी, लोकेशन, टीचर का नाम, लाइसेंस नंबर, एड्रेस और टीचर डेट ऑफ बर्थ आ रही है। तो एक तो बात ये समझ में आ रही है कि ये जो डाटा है हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान है, दो एंटिटीज के दरमियान आ रहा है। एक स्टूडेंट के दरमियान आ रहा है और एक टीचर का। यानी इस बड़े टेबल के अंदर ये दो चीज़ें नजर आ रही हैं तुम्हें। तो एक तो पहली बात है कि डेटाबेस का जो टेबल होता है वो हमेशा एटॉमिक होता है। ठीक है। और वो सिंगल एंटिटी के दरमियान होता है। सही है। तो एक तो ये चीज है। अब कहता है कि ये जो आपको दिया गया है, दिस कुड कॉज अ प्रॉब्लम where alterations are made to the record every time a new student is added. The teacher's name, address, license number, date of birth and the location of the classroom need to be added as well. ऐसा ही है। वो कह रहा है कि अगर एक बच्चा आ गया जयान के नाम से, तो फिर अब आपको सेकंड नेम तो खैर, वैसे तो दो नई चीजें ऐड करोगे ना आप। जयान आरफीन, तो आपने लिखा जयान आरफीन। डेट ऑफ बर्थ भी आपने डाल दी। अब आपको क्लास आईडी के बाद उसकी लोकेशन, उसका टीचर नेम दोबारा कॉपी करना होगा, टीचर जो होगा उसका लाइसेंस नंबर, उसका एड्रेस और टीचर की डेट ऑफ बर्थ आपने आगे दोबारा डालनी होगी। तो उससे आपके पास ये जो सारा का सारा काम है इतने हिस्से का, वो एडिशनल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको टीचर का नाम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन ऑफ क्लास भी ऐड करनी होगी। अब कहता है कि इफ मिस्टर खान लीव्स द स्कूल एंड इज रिप्लेस बाय अनदर टीचर, देन एवरी रिकॉर्ड कंटेनिंग हिज नेम एंड अदर डिटेल्स नीड्स टू बी चेंज। अब मिस्टर खान चले गए, उनकी जगह मिस्टर खान की जगह मिस्टर जाहिद आ गए। तो अब यहाँ पे मिस्टर जाहिद यहाँ भी चेंज होंगे, मिस्टर जाहिद यहाँ भी चेंज होंगे, उनका लाइसेंस नंबर भी चेंज होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज होगी। तो आपके जो टेबल है उसमें कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे। If all the students from class 7 we leave, then all the details about class 7 we lost. तो यानी इसमें ये जो टेबल के अंदर डाटा नजर आ रहा है, ये एक दूसरे पे बड़ा डिपेंडेंट नजर आ रहा है। यानी टीचर के नाम पे उसका लाइसेंस नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ डिपेंडेंट नजर आ रहा है, और उसी टीचर के नाम पर उसकी लोकेशन भी डिपेंडेंट नजर आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? या डिपेंडेंसी बहुत है। तो अब कहता यह है कि तुम्हें याद रखना है कि रूल फॉर नॉर्मलाइजेशन ये है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन करने निकले हो, तो सबसे पहला ये नॉर्मलाइजेशन का रूल है, कैंडिडेट्स डू नॉट कंटेन रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। आपके पास आपके जो टेबल है, ये पूरा टेबल है, इसके अंदर रिपीटेशन ना हो। तो आप देख सकते हो इसमें रिपीटेशन क्या हो रही है। इसमें रिपीटेशन हो रही है कि मिस्टर खान साहब जो हैं वो दो बार नजर आ रहे हैं। तो आपका टेबल नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त नहीं होगा जब उसमें रिपीटेशन हो। क्या ये बात समझ में आती है? यानी आप देख सकते हो कि आपके टेबल में कई जगहों पर रिपीटेशन आ रही है, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपका टेबल क्लास आईडी, यस 7A 7 है। ठीक है। तो टेबल इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उस वक्त होगा जब उसमें रिपीटेशन ना हो। तो अभी यहां पर हमें रिपीटेशन नजर आ रही है, ये बात मानते हो? पहली नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए लाजिम है कि आपके टेबल में कोई भी रिपीटेड ग्रुप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ना हो। तुम सबको ये बात समझ में आ रही है? एक बात। अच्छा, अभी हम सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल के ऊपर ही रहते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल में एक तो ये बात आ गई। सही है, आगे फिर मैं सबके ऊपर नहीं जा रहा। तो कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए, सही है। अच्छा, कहते हैं अननॉर्मलाइज डेटाबेस, यानी अभी नॉर्मलाइज नहीं है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। अब ये तुम समझ लो कि ये तुम्हारा स्टूडेंट का टेबल है, STUDENT। ये जो टेबल बना हुआ है ये स्टूडेंट का टेबल है। ये पूरा तुम्हारे सामने आ रहा है। जब आप इसको लिखते हो ना स्टूडेंट के टेबल को, तो आप इसी तरह लिखोगे। ये टेबल का नाम बड़ा बड़ा लिखा आपने कैपिटल में। उसमें जो फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी वो लिखी है आपने। सही है। फर्स्ट नेम था वो लिखा आपने।
सेकंड नेम था वो लिखा आपने, डेट ऑफ बर्थ थी वो लिखी आपने। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 की 12 फील्ड्स आपने नीचे टेबल का नाम लिख के यहां से लेकर यहां तक लिख दी। ये बात समझ में आती है? अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक प्राइमरी की भी मौजूद हो। कैन यू सी द प्राइमरी की है? तुम लोगों को प्राइमरी की नजर आ रही है? तो प्राइमरी की हमेशा वो की होती है जो यूनिक होती है रिकॉर्ड की, और उसे हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। कैन यू सी दैट? प्राइमरी की को हमेशा क्या किया जाता है? अंडरलाइन। यहां पर स्टूडेंट आईडी आपको नजर आ रहा है, ये अंडरलाइन है। तो यहां से लेकर यहां तक तो ये सब हो गया। अब अगर आप देखो तो कहते हैं स्टूडेंट इज द टेबल नेम। ये बात मैंने आपको बता दी कि स्टूडेंट जो है वो है आपका टेबल का नाम, इज द टेबल नेम। और एट्रीब्यूट्स जो हैं आर लिस्टेड इन द ऑर्डर एंड द प्राइमरी की इज अंडरलाइन। तो तुम यहां देख सकते हो कि ये जो स्टूडेंट आईडी है वो तुम्हारे पास प्राइमरी की है और उसको अंडरलाइन किया गया है। सही है। अच्छा, अब कहता है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर आर द रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स। कैन यू सी दैट? कि स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहां देखो, स्टूडेंट का सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स, मैथ्स रिपीटेड ग्रुप है, ठीक है। स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर भी रिपीटेड है। मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा? ये भी रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कहता है फॉर द डेटाबेस टू बी इन द नॉर्मल फॉर्म दीज नीड टू बी रिमूव टू सेपरेट टेबल। तो एक तो पहली बात ये बात याद रखना कि डेटाबेस के अंदर कोई भी आपने रिकॉर्ड रखा हो ना, तो वो रिकॉर्ड हमेशा एटॉमिक होता है। एटॉमिक का मतलब सिंगल। अब यहां तुम देख सकते हो सब्जेक्ट नेम में मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये एक ही रॉ के अंदर तीनों चीजें डाली हुई हैं जो कि नहीं डाली जानी चाहिए। ये एक गलत डेटाबेस का टेबल है। यानी ये डेटाबेस के टेबल की गलती है ये। ठीक है। तो कहता है कि यहां पर सब्जेक्ट टीचर और स्टूडेंट का सब्जेक्ट, ये दोनों चीजें वो हैं जो रिपीट हो रही हैं। देख लो, मिस्टर ई, मिस्टर ई, मिस्टर ई, मैथ्स, 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 ये रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहते हैं फॉर द डेटाबेस टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दिस नीड्स टू बी रिमूव टू अ सेपरेट टेबल। इसका मतलब है आप इसको यहां से उठा के इससे बाहर निकाल के एक नया टेबल बनाओ। ठीक है। और फिर इसको आप लिंक भी करो, एंड लिंक टू द ओरिजिनल टेबल विद अ फॉरेन की। और लिंक करने के लिए ओरिजिनल टेबल से फॉरेन की से लिंक करते हो। ओरिजिनल टेबल की प्राइमरी की होती है जो कि दूसरी टेबल में जाके फॉरेन की बन जाती है। अब जरा समझना इस बात को, आपने क्या किया, आपने ये चीजें तो रखी, 1 2 3 4 ये तो रखा, ये सारा रखा, 5 6 7 8, देख लो जरा नीचे, निकाला तो क्या निकाला? देखो, ये वाली भी फील्ड रखी, नाम की फील्ड रखी, सेकंड नेम की फील्ड रखी, डेट ऑफ बर्थ की फील्ड रखी, बाकी दो निकाल दिए। क्लास आईडी रखी, लोकेशन रखी, टीचर का नाम रखा, लाइसेंस रखा, एड्रेस रखा, डेट ऑफ बर्थ रखा। नहीं रखा तो वो एट्रीब्यूट्स रखे जो डुप्लीकेट थे, जो रिपीटेड थे, उनको आप यहां से उठा के अलग निकाल लोगे। और आपने उनको अलग निकाला नीचे। कैन यू सी दैट? देखना, अलग निकाल दिया। तब आप देख सकते हो कि अब अलग निकालने के बाद ये दो टेबल हो गए। जैसे मैथ्स का जो सब्जेक्ट ले रहा है वो मिस्टर ई है, और एक बात और जो उसने बोला, दे नीड्स टू बी रिमूव टू अ सेपरेट टेबल एंड लिंक टू द ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल से इसको लिंक करना है। ये है तुम्हारा ओरिजिनल टेबल, मेन टेबल। क्या ये बात समझ में आती है? ये ओरिजिनल टेबल है स्टूडेंट के नाम का। और ये जो नीचे बना रहे हो इसको तुम स्टूडेंट सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हो। आप इसको स्टूडेंट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के नाम से भी टेबल दे सकते हो। टेबल जो है ये सब्जेक्ट के नाम से। अब आ रही बात समझ में? तो अब आपके पास ये जो यहां पर एक ही रो के अंदर तीन तीन नाम आ रहे थे, रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अब वो हर एक टेबल का एक रिकॉर्ड बन गया। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आई? बताना बच्चों। ये तो दो चीजें हो गई। सही है। अच्छा, द स्कूल डेटाबेस कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब वो ये कहता है कि जो बड़ा टेबल था ना स्टूडेंट वाला, उसमें कितनी चीजें आ रही हैं जरा गौर से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चीजें आ गई, अलग हो गया। और जो दूसरा वाला टेबल था, ये वाला,
इसको इसने नाम दिया स्टूडेंट सब्जेक्ट का। क्या नाम दिया है? स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है, ठीक है। इसको नाम दिया है इसने STUDENT, स्टूडेंट सब्जेक्ट का नाम दिया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस टेबल का नाम है STUDENT, स्टूडेंट्स, SUBJECT। इस टेबल का नाम स्टूडेंट सब्जेक्ट दिया है। अब बात आ रही है समझ में। अब स्टूडेंट सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें? आईडी, नाम और टीचर। स्टूडेंट आईडी, नेम और टीचर, ये बात समझ में आती है। तो आपने, उसने बोला था ना कि आप इसको लिंक करोगे प्राइमरी की के साथ। अब मुझे बताओ जरा तुम लोग सब, प्राइमरी की कौन सी है? टेबल 1 में प्राइमरी की कौन सी है जो टेबल 2 की प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल होगी? सही कह रहे हो अब्दुल्ला तुम। यहाँ लिखते हैं STUDENT, ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे पास ये स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है पीके, ठीक है। आमिर खान वाला पीके नहीं है ये। और ये वाला जो स्टूडेंट आईडी है, ये है फॉरेन की, FK, ठीक है। तो यहाँ पर तुम गौर से देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है। ये दोनों यानी किसी एक फील्ड का दोनों टेबल में होना लाजिम है। ये बात समझ में आती है? तो देखो उसने बोला ना कि जो प्राइमरी की है स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल की, ठीक है, इज अ कंपोजिट की फॉर्म फ्रॉम द टू एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। तो वो कहता है कि आप ऐसा कर सकते हो कि जो स्टूडेंट सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम है, ठीक है, तो इसको आप कंपोजिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। कंपोजिट की वो होती है जो दो कीज से मिलके बने, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब कहता है कि द एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी इज अ फॉरेन की दैट लिंक्स टू स्टूडेंट टेबल। ये बात तो मैं बता चुका हूं कि स्टूडेंट आईडी तुम्हारे पास फॉरेन की है जो जाके स्टूडेंट आईडी से लिंक करेगी। यानी इसको हम यहां से ऐसे करके यूं ले जाके इससे मिला देते हैं, सही है। इस चीज को हम कहते हैं फॉरेन की लिंक विथ प्राइमरी की। अब ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि ये इसके साथ लिंक है। ये बात समझ में आती है? तो ये चीज हमारे पास प्राइमरी की का बताना और जो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स हैं उनको अलग करना, इस चीज को कहते हैं बेटा हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्या ये बात याद रहेगी तुम्हें? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की का बनाना और रिपीटेड एट्रीब्यूट्स को खत्म करना, ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एंटिटीज डू नॉट कंटेन रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, ये वाली बात पूरी हो गई, ठीक है। अगली चीज, विच ऑफ दिस मोस्टली कम्स इन द पेपर आउट ऑफ 3। ये पूरा ही आता है 1F 2F 3F। असल में आप 3F कर लिए, 3F इसलिए आता है कि 3F में आने के लिए आपको 1F भी करना पड़ेगा और 2F भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये 3F भी आता है। यहां तक कि तुम लोगों को बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म, इट कम्स एज अ होल और डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं इसके, सही है। अच्छा, कहता है एंटिटीज आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए शर्त है कि ये पहली नॉर्मल फॉर्म में हो। एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की का मतलब एक तो है की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट इसको बोलेंगे स्टूडेंट आईडी को, की एट्रीब्यूट है ना। तो इसके बाद जो बकिया रह जाएंगे वो नॉन की कहलाएंगे, ऐसे ही है, बताना मुझे। तो कहते हैं एनी नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की, ठीक है। देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी वाली बात क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। अभी हमारे पास जो डेटाबेस है वो इस तरह से बना हुआ था, ये दो टेबल लेके बना हुआ था, ऐसे ही है। अच्छा, टू नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। कहता है देयर आर नाउ टू टेबल्स, एक सब्जेक्ट के नाम से था जिसकी प्राइमरी की जो थी वो कंपोजिट की थी, एंड द सब्जेक्ट टीचर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट नेम। तो अब वो यही कह रहा है कि जो आपके पास डिपेंडेंसीज होती है ना, वो आपने पार्शियल डिपेंडेंसीज खत्म करनी चाहिए। यानी कि जो आपके पास, ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट टीचर डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट नेम। ऐसा है या नहीं है कि सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। जैसे आपके सामने नाम आते हैं कंप्यूटर साइंस, तो आप कहते हो भाई सर वकार पढ़ाते, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं ना कि इन द स्टूडेंट सब्जेक्ट
टेबल द प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की एंड द सब्जेक्ट टीचर इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट टीचर जो है वो सब्जेक्ट नेम पे डिपेंड कर रहा है। फिजिक्स के टीचर है तो भाई सर मोहित पढ़ाएंगे, है ना। कंप्यूटर है तो सर वकार पढ़ाएंगे। तो कहता है कि एंड द सब्जेक्ट टीचर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट नेम पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट आईडी, इसमें डिपेंडेंसी है कि सब्जेक्ट टीचर डिपेंड कर रहा है आपके पास सब्जेक्ट नेम पे। ऐसा ही है, ये बोला ना उसके, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट नेम। तो कहते हैं दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी एंड नीड टू बी रिमूव बाय इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड टेबल दैट इज सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे आप, अब जो आपके पास ये इतने सारे टेबल्स में से आ रही थी चीजें, इसमें से आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, सही है, जो यहां पर आपको ऊपर ये दो चीजें नजर आ रही थी ना, अब यहां पे भी आप देख सकते हो मैथ्स मिस्टर ये, मैथ्स मिस्टर ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। अब आपको इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, देख के कि आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आप देखो टोटल सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस, यही है, सही है। तो अब आप क्या करो, अब इसी में से एक टेबल निकाल लो जो सिर्फ सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर से जुड़ा हुआ हो, इसको भी अलग कर लो, ताकि ये जो पूरी इतनी बड़ी टेबल आ रही है यहाँ पे भी डुप्लीकेशन हो रही है, ये भी खत्म हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक नया टेबल बनाओगे जिसमें आप सब्जेक्ट नेम को सब्जेक्ट टीचर के साथ अलग कर दोगे। अब आ गई बात समझ में। तो वो जो डिपेंडेंसी आ रही थी आपकी, जो चीज यानी सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड कर रहा था, उसको अलग कर दिया आपने, वो अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलग होने से क्या हुआ, अब आपके पास बन गए तीन टेबल। कैन यू सी दैट, नाउ यू हैव गॉट थ्री टेबल्स। ऐसे ही है। तो स्कूल डेटाबेस कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड इन टू नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये होता है, सो द टेबल अबव इज स्प्लिट इनटू टू मोर, यस। जो टेबल अबव था ये वाला, इसको मजीद दो के अंदर आपने डिवाइड किया, क्योंकि यहां पर ये देख सकते हो ना कि मैथ्स और मैथ्स और मैथ्स रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपने इसलिए इसको निकाल दिया, डिपेंडेंसी खत्म कर दी। तो आपने ये करना है कि जो नॉन की डिपेंडेंसी है, देखो ये है की डिपेंडेंस, ये है प्राइमरी की, तो इसका मतलब ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हो गए। तो अगर नॉन की एट्रीब्यूट अगर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहे हैं तो आप उसको उठा के बाहर करो। आ रही है बात समझ में। तो आपने उसको उठा के बाहर कर दिया और अब आपने एक और टेबल बना दिया स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट टीचर के नाम से। क्या ये बात समझ में आती है। तो दो टेबल तो तुम्हारे ऊपर बने हुए ही थे, कौन कौन से, स्टूडेंट का और स्टूडेंट सब्जेक्ट का बना हुआ था। तो उसमें अब आपने ये रखा है कि स्टूडेंट आईडी रखा है और उसके आगे उसका नाम रख दिया, देखो नीचे स्टूडेंट आईडी रखा है और उसका नाम रख दिया। अब क्योंकि आपके पास दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी, सब्जेक्ट टीचर और सब्जेक्ट नेम, उसको आपने अलग कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। अब आपका जो डेटाबेस है वो 2F के अंदर आ गया। तो नॉर्मल बड़ा वाला टेबल जैसा था वैसे ही रहा, देख लो ये नीचे आ रहा है। और ये वाला जो स्टूडेंट सब्जेक्ट का टेबल था, याद है सेकंड वाले टेबल को हमने स्टूडेंट सब्जेक्ट बोला था, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल ये नीचे आ गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल में स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम आ रहा है, ये देख लो ये आ गया, सही है। और उसके बाद जो तीसरा टेबल आपने बनाया है, इसको इसने नया नाम दिया है, दैट इज ओनली सब्जेक्ट टेबल के नाम से, सब्जेक्ट, ये रहा। तो ये सब्जेक्ट टेबल के नाम पे आपके पास सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर आ रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो दूसरे टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तुम्हें उसको खत्म करना होता है, वो आपने खत्म कर दी। ये हो गई दो फॉर्म्स। अब आते हैं थर्ड पे। तो हमने देखा पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए, हाँ ऐसे ही होगा अब्दुल्ला। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कोई भी रिपीटेड ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। सेकंड में आने के लिए कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहता है एंटिटीज दोज आर इन टू नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे और टेबल के अंदर किसी भी किस्म की नॉन की डिपेंडेंसी नहीं होगी। कैसे, आगे बढ़ते हैं। अब हमने तीन टेबल तो बना लिए यहाँ पे, सही है। तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कहता है देयर आर नाउ थ्री टेबल्स। हमें तीन टेबल्स यहाँ नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब नजर आ रहे हैं। इन द स्टूडेंट टेबल जो मेन टेबल है, द एट्रीब्यूट लोकेशन एंड टीचर नेम डिपेंड अपॉन द एट्रीब्यूट क्लास आईडी। अभी भी हमारे पास जो पहला टेबल है उसके अंदर जो लोकेशन है वो डिपेंड करती है क्लास आईडी पे, है ना। यानी 7A इज लोकेटेड ऑन फ्लोर सेकंड रूम नंबर 3। इसका मतलब अभी भी डिपेंडेंसी है, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं
वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, क्लास आईडी पे। तो यहाँ पे यही बात कहता है कि द एट्रीब्यूट लोकेशन एंड टीचर नेम डिपेंड अपॉन द क्लास आईडी। क्लास आईडी के ऊपर टीचर नेम और लोकेशन दोनों डिपेंड कर रहे हैं। सही है। यानी आप देख सकते हो कि 7A के अंदर मिस्टर खान होंगे, तो बाद में भी 7A के अंदर मिस्टर खान ही होंगे। और मिस्टर खान जो है वो बैठे हुए कहाँ होंगे, वो फ्लोर 2 और रूम 3 पे होंगे। इसका मतलब है क्लास पे डिपेंड कर रहा है टीचर भी और उसकी लोकेशन भी। ये बात बताई उसने। तो कहता है एंड द लाइसेंस नंबर, एड्रेस एंड टीचर डेट ऑफ बर्थ। और ये तीन चीजें जो हैं, जिसमें लाइसेंस नंबर, एड्रेस और टीचर की डेट ऑफ बर्थ, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये टीचर के नाम पर डिपेंड कर रही है। तो अब आपने देखा ना कि अब आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। तो कहता है देयर आर नॉन की डिपेंडेंसीज। ठीक है ना। यानी नॉन की का मतलब जो प्राइमरी की नहीं है, वहां पर आपके पास जो नॉन प्राइमरी की को छोड़कर जो फील्ड्स हैं वहां पर डिपेंडेंसीज मौजूद हैं। तो उनको आपने रिमूव करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। अब आप क्या करोगे, आपको जाहिर है समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं ऊपर वाले टेबल में, जैसे टीचर का नाम, टीचर का लाइसेंस, टीचर का डेट ऑफ बर्थ, ये सब की सब चीजें टीचर के नाम पे डिपेंड कर रही हैं, है या नहीं है। तो आपने इसको भी टेबल से बाहर निकालना है। और फिर इसी तरह फिर क्लास और जो टीचर नाम है और टीचर की लोकेशन है, वो भी चीजें क्लास आईडी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अब आपने इसलिए इसको भी अलग कर देना। तो अब यहां समझना, देखो क्या कर रहा है। एट दिस स्टेज इट इज ऑल्सो वर्थ इंस्पेक्टिंग द डेटाबेस एंड इट कंटेंट्स टू कंसीडर एनी अदर प्रॉब्लम्स, जैसे कि टीचर नेम माइट नॉट बी यूनिक, देयरफॉर इट इज बेटर टू यूज द लाइसेंस नंबर एज अ प्राइमरी की। तो कह रहा है जब टीचर की इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल, नॉन की डिपेंडेंसी है, तो फिर उसमें आप जो लाइसेंस नंबर है उसको प्राइमरी की के तौर पे ले लो, क्योंकि वो यूनिक होगा। और कहता है टीचर्स कैन बी बोथ क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर, सो दीज नीड्स टू बी कंबाइन इन वन टेबल। अब इसने क्या किया, क्लास आईडी के ऊपर क्या क्या चीज डिपेंड कर रही थी क्लास आईडी के ऊपर, यहाँ पे, बल्कि हाँ पहले टीचर की बात कर लेते हैं। तो टीचर की जो चीज थी वो थी उसका लाइसेंस नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसकी डेट ऑफ बर्थ। ये वो चीजें थी जो टीचर से रिलेट कर रही थी। इनको अलग कर दिया। और फिर आपने देखा कि जो ये है क्लास आईडी, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। सही है। तो अब क्या किया, क्योंकि हमें टेबल को एक दूसरे के साथ लिंक करना होता है, हमारे पास जो ऊपर मेन टेबल था उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी मौजूद था, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मौजूद था। तो अब हम यहाँ अगर रखें तो हमने स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, यहाँ तक तो सब चीजें सही थी। और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ था वो भी सही था। अब क्या चीज आई, अब हमने देखा कि यार क्लास आईडी जो थी उसके ऊपर चीजें डिपेंड कर रही थी, तो हमने क्लास आईडी को अलग कर दिया, यहाँ देखो। और क्लास आईडी के ऊपर उसकी लोकेशन, और क्लास आईडी के ऊपर उसकी लोकेशन आ रही थी। यानी लोकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द क्लास आईडी। और जो टीचर था, टीचर की डिपेंडेंसी में टीचर का नाम, टीचर का लाइसेंस, टीचर का एड्रेस और टीचर की डेट ऑफ बर्थ था, उसको हमने अलग कर दिया। तो जो भी चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही थी, हमने उसको बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला बड़ा टेबल है, ये जो टेबल आपका आ रहा था, इसमें से आपने टीचर, लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों को अलग किया। और जिसमें लाइसेंस नंबर यूनिक था उसको आपने प्राइमरी की बना दिया। तो टीचर का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ अलग करके लाइसेंस नंबर बना के अलग एक टेबल बनाया। और जो क्लास आईडी था जिससे उसकी लोकेशन आ रही थी उसको अलग कर दिया। अब आप उसको अगर लाइसेंस नंबर से लिंक कर देंगे तो आप बासानी टीचर के ऊपर जा सकते हैं। जा सकते हैं, नहीं जा सकते। बाकी दो टेबल तो अपनी जगह जैसे थे वैसे ही रहे। लेकिन ये जो ऊपर आपके पास जो मेन टेबल के अंदर ये दो या तीन चीजें आ रही थी, जैसे कि टीचर का नाम, उसका लाइसेंस नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस, इसको आपने अलग कर दिया। देख लो यहाँ पे, टीचर का नाम, लाइसेंस नंबर, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। और जो दूसरी चीज थी क्लास आईडी जो कि डिपेंड कर रहा था उसकी लोकेशन के ऊपर, इसको अलग कर दिया। मेन टेबल के अंदर जो बचने वाली चीजें वो आपके सामने यहाँ आ गई। अब कोई भी टेबल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, टेबल की जो वैल्यूज हैं किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही। अब बात आ रही है समझ में। और ये सब एक दूसरे से लिंक भी हो रहे हैं, कैसे, देख लो। स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी, आप स्टूडेंट आईडी की मदद से किसी भी टीचर के पास जा सकते हो, कैसे, क्लास आईडी के जरिए गए यहाँ, ठीक है। और अगर टीचर को ढूंढना तो लाइसेंस नंबर के जरिए आप टीचर पे भी पहुंच गए। हरी बस समझ में। तो अब कोई भी चीज मिस नहीं होगी। आप एक टेबल की फील्ड से, क्योंकि रिलेशनल है, एक दूसरे से रिलेशन है, आप किसी भी रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है। यानी आप पता करना चाहोगे भाई किस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, तो आप S1276 से आईडी के जरिए कहाँ जा सकते हो, आप S1276 से आईडी के जरिए जा सकते हो। ये देखो यहाँ, ये आप जा सकते हो मैथ्स पे, मैथ्स सब्जेक्ट्स में, मैथ्स, मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, मैथ्स में लाइसेंस नंबर 3589 है। तो लाइसेंस नंबर आप यहाँ से इससे लिंक करोगे
और लाइसेंस नंबर से आपको क्लास आईडी मिलेगी, और क्लास आईडी से आप टीचर के ऊपर पहुंच सकते हो। क्या कहते हो, यहाँ तक बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? यानी क्लास आईडी से, सॉरी, लाइसेंस नंबर पे जा सकते हो और लाइसेंस नंबर से टीचर पे जा सकते हो। तो अब तमाम फील्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है। यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आती है? तो ये तुम्हारे पास एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेटाबेस इस तरह से अलग अलग टेबल को करने के ऊपर बनती है। इसको हम फिलहाल आज यहीं रोकेंगे, कल वाली जो क्लास करेंगे पास पेपर का क्वेश्चन कराएंगे। कल 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 आज यहीं रुके, खत्म करेंगे क्लास। आज पूरा 1F 2F 3F करा दिया। कल पास पेपर क्वेश्चन करोगे तो और बेहतर इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास के टाइम पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।